नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव इस समय चल रहा है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से उनकी प्राथमिकताओं पर मैं बात कर रहा हूं। तो आज हमारे साथ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे जी हैं। आप कई वर्षों तक लगातार बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आपको अधिवक्ताओं की समस्याओं का एक बड़ा ही गहन अनुभव है। कचहरी परिसर की समस्याओं पर भी आपकी गहन दृष्टि है और कचहरी परिसर के बाहर भी आप अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं और अधिवक्ताओं के लिए निरंतर आप संघर्ष करते रहते हैं। आप पुनः प्रत्याशी हैं। आपने अपनी प्रत्याशिता यहाँ प्रत्यावेदित किया है। मतदाताओं के समक्ष आप लगातार जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि भानु पांडे एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात जो मैं आपको बता सकूं, उसके लिए हमने सोचा कि मैं बातचीत करके कुछ ऐसी बातों को आपके समक्ष रखूं जो शायद अब तक आप न जानते हैं। क्योंकि भानु पांडे नाम बड़ा ही जाना पहचाना नाम है। अब मैं भानु पांडे जी से पूरा परिचय जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपकी जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विधि स्नातक तक जो आपने शिक्षा ग्रहण किया वो कहाँ से किया और कब से आप इस विधि व्यवसाय में हैं। इस पर हम पूरी बात एक ही सवाल में मैं पांडे जी से करूंगा। तो पांडे जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को आप पूरी बात बता दें जो मैंने अभी प्रश्न किया है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और विधि स्नातक तक की जो शिक्षा है उसके बारे में पूरा परिचय हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए। नमस्कार, मैं भानु प्रताप पांडे, मूलतः ग्राम चैतरा, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम शोभा पांडे है और यहाँ मैं तुर्कमानपुर बर्फ़खाना के बगल में आवास बनाकर रहता हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के बगल से ही हुई, रघुआडी। जूनियर हाई स्कूल मालहनपार तक शिक्षा ग्रहण किए। पुनः इंटर कॉलेज भटौली बाज़ार से हम इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए। पुनः उसके बाद गोरखपुर आकर के मैं स्नातक की डिग्री लिया और लॉ की डिग्री लिया। कब से आप 1990 से मैं विधि व्यवसाय कर रहा हूँ। बिल्कुल पांडे जी, जैसे कि आप इस समय वर्तमान समय में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, जबकि आप इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और भिन्न भिन्न पदों पर रह चुके हैं। किन किन पदों पर आप रहे हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। मैं कार्यकारिणी कई बार जीता हूँ। 2 साल मैं संयुक्त मंत्री, तब तीनों पद एक ही में होते थे, मैं रहा। उपाध्यक्ष में रहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में रहा। बार एसोसिएशन के मंत्री पद पर 2 बार मेरा चयन हुआ। अध्यक्ष भी मैं रहा, अध्यक्ष रहे और पुनः अध्यक्ष की पर्चे को मैं अपना भर करके मतलब अध्यक्ष पद की प्रत्याशिता आपने दिया प्रत्यावेदित किया है। पांडे जी, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो सबसे पहले आप अगर अध्यक्ष यहाँ निर्वाचित होते हैं तो निर्वाचित होने के बाद जो आपके जहन में चल रहा हो कि मैं 5 चीज़ सबसे पहले करूँगा, क्या कहेंगे आप? कचहरी परिसर में हम लोग आए दिन रहते हैं, देखते हैं। यहाँ सबसे प्रमुख समस्या नौजवान अधिवक्ताओं को बैठने के लिए। उस समस्या का हम लोगों ने जोगी जी से पिछली बार भी हम लोग बात किए थे। जोगी जी पैसा देने के लिए भी कहे थे, लेकिन एक टेक्निकलिटी हमारे यहाँ फंसती है कि उच्च न्यायालय से बिना अनुमति का यहाँ निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये आपकी पहली प्राथमिकता? ये पहली प्राथमिकता मेरी। अगर हमारा चुनाव में मैं जीत हासिल करता हूँ तो शुरू से ही मैं इस प्रक्रिया में लग करके और परमिशन ले करके जोगी जी से मिल करके बहुमंजिली बिल्डिंग बनवाने का कलेक्ट्रेट की तरफ प्रयास करूँगा। दूसरी प्राथमिकता आपकी क्या है? दूसरी प्राथमिकता यहाँ पुरुष और महिला शौचालय प्रमुख रूप से यहाँ कमी है।
जिसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। मेरी प्राथमिकता यह है कि जो उस बिल्डिंग में लिफ्ट लगे हैं, अधिकारी के लिए 2 लिफ्ट लगे हैं, अधिकारी तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन बाध्यकारी और अधिवक्ताओं के लिए वो 2 लिफ्ट पूरा नहीं है। प्रयास कर करके लिफ्ट की संख्या बढ़ाने का प्रयास करूँगा। चौथी प्राथमिकता यह है कि कचहरी में साफ सफाई हो और जो 7 मंजिली कक्ष में शौचालय बने हैं उसका विधिवत सफाई हो और प्रत्येक दिन पूरे परिसर में साफ सफाई होती रहे। 5वीं प्राथमिकता यह है कि नौजवान अधिवक्ताओं को जो शुरुआती दौर में 2-3 साल कठिन होते हैं, सरकार से स्टाइपेंड देने के लिए और यह कोशिश किया जाएगा कि कुछ और संस्थाएं भी आकर्षित रहती हैं तो हमारे नौजवान भाइयों को 3 साल तक स्टाइपेंड कैसे मिले और कैसे उनको समुचित शुरुआती दौर में आर्थिक रूप से उनको आप सशक्त करेंगे। हाँ, आर्थिक रूप से सशक्त करने का यही 5 प्रमुख समस्या है। ये प्रमुख समस्या मेरी विकल्प। बिल्कुल। जैसे कि आपने बैठने की जो बात कही, बैठने की व्यवस्था को लेकर के अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति पद से बाहर होता है, पद पर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। पद पर आ जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि उसकी प्राथमिकता ख़त्म हो जाती है। लाल बिल्डिंग दीवानी कचहरी में लाल बिल्डिंग का मामला लगातार, हमें लगता है कि आप इसके पहले अध्यक्ष थे, तब से ये लगातार चल रहा है। बीच में आप इस समय अध्यक्ष नहीं हैं, फिर आप अध्यक्ष की प्रत्याशिता आपने दावेदारी कर दिया है। तो क्यों ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसे ही पद पर जाता है तो सारी प्राथमिकताओं को भूल जाता है? क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मैं बार के 2 बार सेक्रेटरी और अध्यक्ष रहा हूँ। मैं टेस्टेड हूँ अधिवक्ताओं के लिए। कभी भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं प्रत्याशिता हूँ तो दूसरी बात है। इसके पहले मैं जब अध्यक्ष रहा, माननीय शिव प्रताप जी ने 50 लाख रुपया पीछे का निर्माण कराने के लिए 3 फुट उठा करके इंटरलॉकिंग के लिए जो पीछे हम लोग का स्टैंड बना है दिए थे, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण वो भी पैसा वापस चला गया। और जोगी जी ने फाइल को आगे बढ़ा दिया था जो पत्रावली शासन में चल रही थी, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण अगले वित्तीय वर्ष में वो निरस्त कर दी गई। इसलिए पहले से भी मेरी योजना है। और रही बात, सबसे पहले मंत्री था, मकसूदन जी मेरे अध्यक्ष थे, उसी समय जो पुरानी बिल्डिंग बनी है पद्माकर दत्त तिवारी से लेकर कमिश्नरी तक, उस बिल्डिंग को लेकर करके भी नक्शा हम लोग बनवाए थे कि शासन से पैसा लेकर करके, लेकिन कुछ अधिवक्ता उसमें स्टे लेने के बाद हम लोग रुक गए और फिर अगले कार्यकाल में वो मौका नहीं मिला। आपकी प्राथमिकताओं से बाहर का एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अधिवक्ता हितों के लिए लगातार आप संघर्ष करते रहे हैं, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी लगातार आप संघर्ष करते रहे हैं और ये लगातार मांग होती रही है। गोरखपुर का अधिवक्ता जब गोरखपुर कचहरी से बाहर जाता है तो उस स्थिति में अगर उसके साथ कोई घटना और दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि बार के पदाधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गोरखपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं को कचहरी के बाहर या परिसर के बाहर भी सुरक्षा उपलब्ध हो सके, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जब भी किसी भी अधिवक्ता का आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी कहीं कोई बात हुई है तो हम लोग जा करके मदद किए हैं। और अभी 10 दिन पहले हम लोग जा करके हाटा कोतवाली और जो जनपद कुशीनगर है वहाँ हमारे एक महिला अधिवक्ता का मामला था, जा करके कोतवाली में हम लोग FIR कराए, वहाँ SP से भी बात किए। इसलिए हम लोग हमेशा प्रयास रहते हैं, अगर हमारा अधिवक्ता है हमारे ज़िले में है, बाहर है, हम लोग वहाँ जा कर के प्रयास करते हैं और उसकी मदद करते हैं। एक सवाल यद्यपि संपूर्ण अधिवक्ता समाज से जुड़ा हुआ है और वो संविध सवाल है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 25 सीट तब से है जब से एडवोकेट एक्ट्स बना 1960 से। 61 में इन्फोर्समेंट हुआ था जो है एडवोकेट एक्ट का, तब से 25 सदस्य लगातार चले आ रहे हैं। आज 75 जिले हो गए हैं, अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 4 लाख पहुंचने जा रही है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको पंजीकरण के रूप में बहुत सारी भारी भरकम फीस देनी पड़ती है। तो तमाम लोगों से हमारी बातचीत इस पर होती रहती है, तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बातचीत होती रहती है। सब लोगों का ये कहना है कि पंजीकरण शुल्क या तो मुफ्त हो जाए या नॉमिनल फ़ीस हो,
तो इन दोनों सवालों पर आप क्या कहेंगे? देखिए 75 जिले हो गए, उस समय की परिस्थिति थी कि 25 सीट बनाई जाए और अधिवक्ताओं की भी संख्या कम थी। बिल्कुल। आज 75 जिले हो गए हैं, तो मेरा अनुरोध यह है कि सरकार इसको कम से कम हर जिले से एक सदस्य निर्वाचित होना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी मांग भी है, दूसरी प्राथमिकता जो भारी भरकम फीस लगाई गई है उसको, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस बिंदु पे बोलना मेरा अभी उचित नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही कही है कि बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। जो मतदाता है आपका, वो क्यों आपको वोट दे, क्यों आपको अध्यक्ष बनावे, क्या कहेंगे? मैं 24 आवर्स 100 नंबर डायल की तरह मैं चलता हूँ। कोई भी अधिवक्ता मुझको 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, दिन में 1 बजे, रात में जब भी आवश्यक समझा है, अधिवक्ता हितों के लिए पुकारा है, तो मैं जाता हूँ। और अधिवक्ता जब भी आवश्यकता होती है, मैं उसके सहयोग में, उसके समर्थन में, उसके आवश्यकता पे मैं खड़ा रहता हूँ। इसलिए मेरी मांग अपनी रखता हूँ, पुनः अध्यक्ष बनाया जाए। चलिए पांडे जी, आपने अपनी प्राथमिकताओं को हमारे माध्यम से अपने मतदाताओं के समक्ष रखा है और हमारे तमाम सारे सवालों पर भी आपने बेबाकी से उत्तर दिया है। और जो अपनी आप प्राथमिकता रखे हैं, हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आप उस पद पर आसीन हो। और जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति है, उसके साथ मैं समापन करूंगा कि परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्यारी और कुंज, सींचता दीर्घ जल से सानंद खिलेगा कभी मल्लिका पुंज। आपने समय दिया सभी लोगों को हमारा आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।